हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस बार का, या फिर एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, या इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो आपके लिए क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। क्योंकि देखिए, स्टेटिक जो है ना, स्टेटिक का पोर्शन चेंज नहीं होता है। एग्जामिनर क्या करता है, लैंग्वेज को घुमा फिरा देता है दूसरे एग्जाम में, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस एग्जामिनर थोड़ा टिल्ट कर देता है लैंग्वेज को। तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और देखिए भाई, इस जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ की ये पहली क्लास है। इसके अलावा देखिए, अब क्लासेस रेगुलरली आएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो आप। और देखिए, आप मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाइए, खुद भी प्रैक्टिस करिए, और आपको बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। इजी भी मिलेंगे, मीडियम भी मिलेंगे, और हार्ड भी मिलेंगे। और सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैंने एक भी अपनी तरफ से नहीं बनाया है। सीजीएल में आए हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्जामों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्लास को कंप्लीट देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये CGL 2024 में पूछा गया है। यहाँ पे मैंने ईयर लिख दिया है, और जिस एग्जाम में आया है वो भी लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया, सारे PYQ हैं, और अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ठीक है। तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जो इलेक्शन होता है वो किस पार्ट में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो पार्ट बताइए आप किस पार्ट में है। आप खुद से भी ट्राई करिए, और जो है अपने आंसर्स वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइए कितना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है पार्ट 5। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो पार्ट 5 में दे रखा है, ठीक है। और स्टेट से डील करता है पार्ट 5। बाकी मैं और सब के बारे में बता देता हूँ। तो पहले हम पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, पार्ट 5 जो है, इसमें क्या है, पार्ट 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कवर्स द यूनियन। यूनियन जो है उस वक्त उसको कवर करता है पार्ट 5। और इसमें 5 चैप्टर हैं भाई। तो जो पहला जो चैप्टर है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। अब देख लेते हैं हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है चैप्टर फर्स्ट, इसमें कौन कौन होते हैं। तो इसमें देखिए, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, अब बाकी ये समझें कि कौन कौन होता है इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अटॉर्नी जनरल, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। तो ये किस में है, पार्ट 5 में। और पार्ट 5 किससे डील करता है, यूनियन से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है। और इसके चैप्टर 2 में क्या है, पार्लियामेंट है। चैप्टर 3 में क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। चैप्टर 4 में क्या है, यूनियन जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और पार्ट चैप्टर 5 में क्या है, कैग जो है, कैग का जो ऑफिस होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है वो है चैप्टर 5 में। तो पार्ट 5 जो है डील करता है यूनियन से। और इसमें देखिए, चैप्टर 5 चैप्टर हैं इसमें, आपको ये याद रखने हैं कि चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ठीक है, किससे डील करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे एग्जाम्स में, एसएससी में भी शायद ये क्वेश्चन एक बार आया था, ठीक है। तो मैं कराऊंगा जब, तो आपको पता लग जाएगा। तो बाकी इन चीज़ों को याद रखें। और देखिए, चैप्टर 6, चैप्टर जो है पार्ट 6 जो है, इसमें ये डील करता है किससे, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट सब्जेक्ट से। और पार्ट 5 डील करता है यूनियन से। तो इसमें देखिए कितने चैप्टर हैं, तो इसमें है भाई 6 चैप्टर। जो यूनियन वाला है पार्ट 5, इसमें है 5 चैप्टर। और जो पार्ट 6 है जो स्टेट से डील करता है, इसमें है 6 चैप्टर। तो चैप्टर फर्स्ट किस से डील करता है, जनरल। और चैप्टर सेकंड एग्जीक्यूटिव। चैप्टर जो थर्ड है ये स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है। चैप्टर जो फोर्थ है वो लेजिस्लेटिव पावर्स दे रखे हैं उसमें गवर्नर की। और जो चैप्टर 5 है उसमें हाई कोर्ट्स दे रखे हैं स्टेट के। और चैप्टर जो 6 है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो पार्ट, ठीक है, पार्ट 5 और पार्ट 6। दूसरा इनके जो चैप्टर्स हैं कि पार्ट 5 में कितने चैप्टर हैं और पार्ट 6 में कितने चैप्टर हैं।
ये ध्यान रखना है आपको, चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो गया है। ये वाइस प्रेसिडेंट है हमारे धनखड़ साहब, ठीक है। तो पार्ट 4 देख लेते हैं किससे डील करता है। तो पार्ट 4 आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। पार्ट 3 किससे डील करता है, पार्ट 6 किससे डील करता है। पार्ट 6 मैंने बता ही दिया, स्टेट से। पार्ट 5 जो है यूनियन से। और पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं वो पार्ट 4 में दे रखे हैं, और आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। पार्ट 3 में क्या है भाई, तो पार्ट 3 में है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और पार्ट 2 में क्या है, तो पार्ट 2 में है जो है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, ठीक है। और पार्ट 1 यूनियन एंड, जो पार्ट 1 है उसमें क्या है, यूनियन एंड स्टेट्स। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए भाई, और याद भी होना चाहिए, बेसिक है ये बिल्कुल पॉलिटी का। तो यहाँ पे आपने देखिए 5-6 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एक तो पार्ट के बारे में जान लिया है, ये इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी का। पार्ट 3 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। और पार्ट 6 स्टेट से डील करता है, पार्ट 5 जो है यूनियन से। इसके चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है इसमें से। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन इन्होंने पूछी है नॉट करेक्ट। सीजीएल में पूछा गया है ये 2024 में। तो नॉट करेक्ट पूछा है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन इन्होंने गलत पूछा है। नोट पे ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। तीसरी जो स्टेटमेंट है इसे देख लेते हैं, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, नहीं, ये लाइट ईयर जो है टाइम का यूनिट नहीं है लाइट ईयर। तो इन्होंने गलत पूछा है, यही इसका आंसर है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अंगस्ट्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, ये भी सही है। तो नॉट पूछा है इन्होंने, नॉट, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। लाइट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, नहीं भाई, सेकंड होता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। बाकी लाइट ईयर जो है डिस्टेंस की यूनिट है, और लाइट ईयर की डेफिनेशन भी आ जाती है, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये जो है एग्ज़ाम में पूछी गई है एसएससी के, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए डियर लर्नर्स। नहीं है तो आप एक कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, ठीक है। जो लाइट ईयर है, क्या है ये, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस मेजर करती है, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ होती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे मेजर करती है लाइट ईयर, ठीक है। उसे लाइट ईयर में मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉन भी जो है यूनिट है लेंथ की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल और पार्ट और आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है, ये आपको बताना है। राज्य विधानमंडल से कौन सा पार्ट, भाग और अनुच्छेद डील करता है। सीजीएल का क्वेश्चन है 2024 का। तो आप ट्राई करिए, जो है कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिए, अगर आपको पता है तो खुद से ट्राई करिए। इसका जो आंसर है भाई 168 से लेके और 212 तक। और पार्ट 6 में अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो पार्ट 6 है वो स्टेट से डील करता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर उसमें ही होगा भाई। तो आर्टिकल 168 से लेके और 212 तक जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर है। और किस पार्ट में है, पार्ट 6 में, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है भाई। और ये देखिए पार्ट 6 में और क्या है, तो ये भाई आपका हाई कोर्ट के से रिलेटेड है, आर्टिकल 214 से 231। और ये पार्ट 9 में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआईज, ठीक है, 243 से लेके और 243 ओ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ठीक है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, ठीक है। पीआरआई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, इलेक्शंस स्टार्ट हुए थे इनके पीआरआईज के, ठीक है। तो 243 से 243 ओ पार्ट 9 में है ये, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डील करता है, ठीक है भाई। और ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है पार्ट 5 में, पार्ट 5 यूनियन, ठीक है। ऐसे चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको, हर एक ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे,
तो 79 से लेकर 79 से लेकर 122 तक पार्ट 5 में है, और ये डील करता है किससे? पार्लियामेंट से। ठीक है भाई डियर लर्नर्स, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है। मैंने आपके लिए पिक्चर्स भी लगा दिए हैं। तो ये कह रहा है कि द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज, सीजीएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को किस भाग के रूप में जाना जाता है? तो अपर पोर्शन कौन सा होता है अर्थ का? तो देखो भाई, ये है स्ट्रेटोस्फियर। तो ये तो एटमॉस्फेरिक जो अर्थ होती है, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है, ये तो वो लेयर है। लेकिन ये पूछ रहा है अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो अपर पोर्शन है उसका पूछ रहा है ये। तो इनमें से ये भी नहीं होगा, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर भी नहीं होगा, मीजोस्फियर भी नहीं होगा, तो लिथोस्फियर ही होगा। तो एक बार देख लेते हैं हम। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड, लिथोस्फियर। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है अर्थ के स्ट्रक्चर का। तो देख लेते हैं। देखो भाई, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इनर कोर होता है, ये आउटर कोर है, ये लोअर मेंटल है, ये अपर मेंटल है। अब जो लिथोस्फियर होता है ना, लिथोस्फियर में क्या है, जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और ओशनिक क्रस्ट होता है, ये और अपर मेंटल तीनों मिलके लिथोस्फियर। लिथोस्फियर इज इक्वल टू किसके बराबर? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट प्लस अपर मेंटल जो होता है, ये लिथोस्फियर के अंडर आता है। ठीक है भाई, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिथोस्फियर, लिथोस्फियर। ठीक है, अपर मेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। क्रस्ट भी आ जाए तो भी ठीक है, क्रस्ट में दोनों आ जाते हैं, अपर मेंट ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आ जाता है, ओशनिक क्रस्ट भी आ जाता है। ठीक है, एस्थेनोस्फियर, ये सेमी लिक्विड जो है मटेरियल होता है। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है। कई बार पूछ लेता है लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होती है, फिर जो थर्ड होती है वो मीजोस्फियर होती है, और फिर थर्मोस्फियर, देन जो लास्ट होती है वो एक्सोस्फियर होती है। आपको इतना पता चाहिए। ठीक है, और जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैच द फॉलोइंग में सोशल रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। तो समाज सुधार संगठनों और उनसे संबंधित जो है संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। ट्राई करिए, ये बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, सोशल रिफॉर्मर्स पढ़े हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। तो पहले का तीसरा देखो कहाँ है, तो पहले का तीसरा ये रहा। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। तो पहले का तीसरा राजा राम मोहन राय, एक में ही आराम से एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हो आंसर को। ठीक है भाई, तो इसमें अगर आपको सारे भी नहीं पता है, एक ही पता है, तो भी आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। रामकृष्ण मिशन, बाकी आपको पता होनी चाहिए इतनी हिस्ट्री तो आपको। भाई देखो, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सोशल रिफॉर्मर्स भी पढ़ते ही होंगे। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इन वेस्ट बंगाल हाउ मेनी राइस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो हाउ मेनी राइस क्रॉप्स ग्रोन इन वेस्ट बंगाल इन अ ईयर? तो 3 फसलें उगाई जाती हैं भाई। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब 3 फसलें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। 3 क्रॉप्स जो हैं औस, अमन और बोरो, तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और देखिए भाई, जो राइस का ग्रोइंग सीजन होता है ना, ये वेरीज करता है, किस पे वेरी करता है? फैक्टर्स पे, जैसे कि क्लाइमेट पे वेरी करता है, सॉइल टाइप पे, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर ज़्यादा चाहिए भाई इसको लिए, राइस के लिए। राइस के लिए तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए ना। तो वाटर कहाँ है? इधर ईस्ट की तरफ ही है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, वेस्ट बंगाल की तरफ रिवर्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे ज़्यादा ही होता है फिर। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो है राइस की जो क्रॉप्स हैं वो होती हैं ओस, अमन और बोरो, तीनों के नाम आपको याद चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है भाई?
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया फेसेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। CGL 2024 का ही क्वेश्चन है ये। तो मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है, कौन सा क्षेत्र है जो मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस में होता है? तो एग्रीकल्चर में होता है भाई वो। ठीक है, बाकी ऐसे सीजन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होती, चिकित्सा भी नहीं होता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी। तो एग्रीकल्चर ही है जिसमें कुछ टाइम के लिए जो है लेबर अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयड का एक उदाहरण है। ठीक है, ये सेक्टर जो है एग्रीकल्चर, इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? अनेबल टू फाइंड वर्क ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर। जो वर्कर होता है, जो लेबर क्लास पर्सन होता है, जिसे काम नहीं मिलता है कुछ टाइम स्पेसिफिक पीरियड के लिए ईयर में। ठीक है, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और आप ये देखिए, ये क्वेश्चन ना काफ़ी बार दूसरे एग्जाम्स में भी रिपीट हुआ है। देखो, जो क्वेश्चन SSC CGL में पूछेगा, CGL में उसे CHSL में भी पूछता है, उसे GD में भी पूछता है, और उसे जो MTS है उसे में पूछता है। तो आपको मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो उसके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्टेटिंग में। तो CGL में देखिए जो पूछा है वो CHSL में भी रिपीट हो सकता है, GD में भी, MTS में भी। तो कुछ नहीं पता किस एग्ज़ाम में पूछ ले। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें भाई कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंटोनमेंट्स इन इंडिया। तो CGL 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। 1857 की क्रांति मई में भारत में निम्नलिखित में से किस छावनी से शुरू हुई? जो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1857 का मई में, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस कंटोनमेंट से? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था भाई ये। ठीक है, तो कब हुआ था स्टार्ट? तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, मेरठ में स्पॉय म्यूटिनी थी ये। अब हम देखेंगे लीडर्स जिन्होंने अलग अलग रीजन से लीड किया था इसे 1857 की क्रांति को। तो कानपुर से किसने लीड किया था? नाना साहेब ने, राव साहेब ने, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने। तो ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने जो दिया है ये सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कानपुर से आपको पता होना चाहिए, झांसी से लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ से किसने? बेगम हज़रत महल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इनके बारे में। और ब्रिजिस कादिर और अहमदुल्ला। दिल्ली से किसने लीड किया था? बहादुर शाह सेकंड ने, और जनरल बख्त खान थे जो इनके उसमें लड़ रहे थे। ठीक है, तो बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह अमर सिंह ने। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट है, इस चीज़ को आप लिख लें। अगर नहीं भी पता है तो बाकी क्लास को 1.5 की स्पीड पे देख लें, 2 से 3 बार देख लें, काफ़ी आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स। तो निम्नलिखित में से कौन से स्तनधारियों और पक्षियों दोनों की विशेषताएं होती हैं? किन में होती हैं भाई? तो वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनमें दोनों की विशेषताएं होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स दोनों की होती हैं, मैमल्स की भी और बर्ड्स की भी। और देखिए भाई, जो हिंदी वाले हैं, देखो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। अब थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, आप ऐसे ना करें कि बिल्कुल हिंदी में ही बोलूँ। तो मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगी क्लास, और आपको हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं बहुत आराम से, चीज़ें समझ आएंगी, और मैं बाइलिंगुअल ही चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वार्म ब्लड जो एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड, उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? मैमल्स की और बर्ड्स की दोनों करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू प्रमोट एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू मिनिस्ट्रीज़। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई। तो उनमें उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? तो उस मिनिस्ट्री का नाम है भाई दीवान अमीर कोही। ठीक है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी, और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसे याद रख लें। बाकी हम दूसरे जो इनके बारे में ये भी देख लेते हैं। जो दीवान अर्ज था, दीवान अर्ज भाई मिलिट्री डिपार्टमेंट था ये दिल्ली सल्तनत में, और बलबन ने इसको स्टार्ट किया था। जो दीवान अर्ज है, दीवान अर्ज, बलबन, ठीक है, और अर्ज मिलिट्री से संबंधित है। बाकी दीवान इंसा, तो दीवान इंसा डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड था दिल्ली सल्तनत में ही, और इसे हेड कौन करता था? दाबीर खास इसे हेड करता था, और रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स
कंपोजिंग लेटर्स, इंश्योरिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इतना आपको पता होना चाहिए, बस इतना याद रख लें, कम्युनिकेशन और रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है। और जो है दीवान रिसालत, तो दीवान रिसालत रिलीजियस जो अफेयर्स थे उनसे डील करता था, और इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था दीवान रिसालत। दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किसने किया था? बलबन ने किया था। दूसरा जो है दीवान इंसा जो है रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन, और जो इसे हेड करता था दीवान दाबीर खास बोलते थे उसे। वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था और जो है लेटर्स लिखता था और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखता था। बाकी दीवान रिसालत वो जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उनके बारे में था, और दिल्ली सल्तनत में। बाकी अमीर को ही एग्रीकल्चर से संबंधित है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। इतना आपको पता होना चाहिए डियर लर्नर्स। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम, जो डायनेस्टी थी दिल्ली जो सल्तनत थी उस पर जो डायनेस्टीज थी उनका रूल कब से कब तक था। कई बार ना ऐसा होता है कि क्रोनोलॉजी पूछ लेता है वो एग्जामिनर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मामलुक जो है स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक। खिलजी जो डायनेस्टी थी वो 1290 से 1320 तक। तुगलक जो डायनेस्टी थी 1320 से लेकर 1414 तक। सैयद जो डायनेस्टी थी 1414 से 1451। ठीक है, और जो लोधी डायनेस्टी थी वो 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया था बाबर 1526 में, और फिर इसके बाद मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और मुग़ल एम्पायर कब से कब तक था? 1526 से लेके 1707 तक, औरंगजेब तक रहा था, बाबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल डिवीजन विच क्रोमोसोमल बिहेवियर टेक्स प्लेस एट द लेप्टोटीन स्टेज। तो कोशिका का जब विभाजन होता है उसके संदर्भ में जो लेप्टोटीन जो चरण होता है, स्टेज होती है, उसमें कौन सा गुणसूत्र व्यवहार होता है, क्रोमोसोमल बिहेवियर होता है? तो ये होता है भाई क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस्ड। तो यहाँ पे कंडेंस स्टार्ट हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कंडेंसेशन का, और मियोसिस की जो प्री स्टेज होती है उसमें होता है ये क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस्ड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो अरविंद पारिक पद्म विभूषण अवॉर्डी प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। CGL 2024 का ही क्वेश्चन है ये भी। तो अरविंद पारिक जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, तो ये किस जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंध रखते हैं? तो ये सितार से संबंध रखते हैं भाई। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, और जिनकी फोटो है ये है रविशंकर। रविशंकर आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। पंडित जो है रविशंकर, ये सितार से संबंधित है, और इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। बाकी बांसुरी से कौन संबंधित है? तो बांसुरी से भी हरिप्रसाद चौरसिया, कई बार पूछा गया है SSC के एग्जाम्स में, और रोनू मजूमदार एंड रेखा चौरसिया। तबला से किसका संबंध है? तो जाकिर हुसैन भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन दोनों तबला से संबंधित है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, और ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लें अपने कॉपी पेन लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, विच प्लेबैक सिंगर वॉज ऑनर्ड विद द नाइटेंजल ऑफ एशिया अवार्ड इन 1987। तो ये SSC CGL का क्वेश्चन है भाई, 2024 का ही। तो नाइटेंजल जो है अवार्ड किसे मिला था एशिया का 1987 में? तो ये मिला था भाई आशा भोसले को। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये आशा भोसले जी हैं जिन्हें ये नाइटेंजल ऑफ एशिया अवार्ड मिला था 1987 में। काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन SSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है भाई, कुकी डांस इज़ अ फोक डांस ऑफ इंडिया दैट इज़ प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन। CGL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुकी जो डांस होता है एक लोक नृत्य है, फोक डांस जो है लोक नृत्य बोलते हैं उसे। और कहाँ पे होता है ये? तो ये होता है भाई नागालैंड में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये भाई कुकी डांस है, एक बार देख लें आप, जो है पिक्चर से आपकी मेमोरी बनी रहेगी। तो ये कुकी डांस होता है नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पल्लवा किंग्स ऑक्यूपाइड वातापी बादामी एंड डिफीटेड दी चालुक्याज। तो जो ये दे रखे हैं आपको पल्लवा किंग्स, इनमें से आपको बताना है किसने वातापी जो बादामी जो कैपिटल थी चालुक्याज की उसको कब्जे में कर लिया था। तो ये है नरसिम्हा वर्मन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। लोकराजन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फोक एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट्स। तो CGL 2024 का ही क्वेश्चन है। लोकरंजन त्यौहार किस जो है भारतीय राज्य की लोक और आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाता है। तो लोकरंजन फेस्टिवल कहाँ होता है भाई, ये होता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये पूछा जा सकता है आपसे और कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में। आप रट लें इन क्वेश्चनों को बिल्कुल, ठीक है। और ये रटने ही पड़ेंगे, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आर्ट एंड कल्चर के, दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। CGL 2024 में ही। तो भैया आपको बताना है पार्ट 4 में क्या है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो ये DPSP के बारे में बात कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, फंडामेंटल राइट्स कितने किस में है, तो पार्ट 3 में है वो। और आर्टिकल कितना है, 12 से लेके 35 तक। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। और किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था। तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। कब ऐड करी गई थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तब ऐड करी गई थी। और इतना आपको पता होना चाहिए भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। और यूनियन किस में है, तो पार्ट 1 में है भाई, यूनियन और स्टेट्स पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। द गंडक रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो जो गंडक रिवर है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, CGL 2024 का ही क्वेश्चन है। तो ये भाई गंगा की ट्रिब्यूटरी है गंडक। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो देखिए गंगा रिवर है, तो ये गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे मैंने दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले है रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और इधर जो है सोन ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और हुगली जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है। और हुगली की जो ट्रिब्यूटरी है वो है दामोदर। ठीक है, हुगली जो रिवर है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, और जो हुगली की ट्रिब्यूटरी है वो है दामोदर। बाकी गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है ये रही, यहाँ पे रामगंगा आएगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और इधर यमुना है और सोन है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है डियर लर्नर्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए यमुना की भी ट्रिब्यूटरी आप देख लीजिए, चंबल, बेतवा और कैन, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो इंडिपेंडेंस है जुडिशियरी की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो है, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, तो वो ली गई है भाई USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, USA। ठीक है डियर लर्नर्स, तो एक चीज़ और देख लेते हैं हम पिछले वाले क्वेश्चन में। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं, तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फ्रांस से हमने लिया है इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी फ्रांस से लिया है। ब्रिटेन से जो हमारा पार्लियामेंट्री जो स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, ये सब हमने यहाँ से लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, UK। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था, सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड जो स्टेट हुआ था वो कौन से हुए थे और कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था वो,
तो देखिए वो भाई पंजाब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, देखिए भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 के अराउंड हुआ था, 65-70, तो मिड 1960s में हुआ था। और देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया था वो कहाँ पे किया था, तो वो देखिए हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में किया था। ठीक है, ये एरिया फेवरेबल भी था और यहाँ के जो फार्मर्स थे वो काफ़ी ठीक थे, तो रिस्क लेने के लिए तैयार थे। इसमें क्या हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं वो इंट्रोड्यूस करे गए थे। ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। और उसमें क्या था, खासकर वीट और जो है राइस की जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करने के लिए और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। और इसमें जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि इरिगेशन, ठीक है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज भी किया गया था। ठीक है, अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो कौन है, नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। और जो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं वो कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। इतना आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में इतना आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द माउंटेन्स विल रिसीव द मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर लेडन विंड्स। तो नमी से भरी जो हवाएं होती हैं पहाड़ों के निम्नलिखित हिस्सों में किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है उनसे। जैसे मॉइस्चर लेके आ रही है विंड, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके आ रही है, तो जब ये पहाड़ों पे पहुंचती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बारिश कर देती हैं इस वाले एरिया में। ठीक है, तो इस वाले एरिया का पूछ रहा है ये, द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द माउंटेन विल रिसीव द मोस्ट रेनफॉल मॉइस्चर लेडन विंड्स। तो रिसीव द मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर लेडन विंड्स, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं विंडवार्ड साइड। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ से जो मॉइस्चर लेडन विंड है, इनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, एकदम से ये पहाड़ के ऊपर ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी, तो यहाँ पे क्या है कि इनकी कैपेसिटी जो है वाटर होल्डिंग की वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी और इसे बोलते हैं विंडवार्ड साइड। यहाँ पे फिर जाएगी विंड तो ड्राई हो जाएगी, यहाँ पे बारिश नहीं होगी, इधर वाले एरिया में ही बारिश होती है। ठीक है भाई, तो इसे बोलते हैं विंडवार्ड साइड और इसे बोलते हैं लीवार्ड साइड, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, ड्राई विंड जो रहती हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में भी और आरआरबी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर एन इंटरनल जॉ इज़ यूज टू मेजर। तो वर्नियर कैलिपर के जो इंटरनल जॉ होते हैं वो जो है किसे मेजर करते हैं, तो वो इंटरनल जो डायमीटर होता है हॉलोड सिलेंडर का और पाइप्स का, उन्हें मेजर करता है ये। ठीक है, ये है वर्नियर कैलिपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, एक खोखले सिलेंडर और पाइप का आंतरिक व्यास ये मेजर करते हैं। ठीक है भाई, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऐसे मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लेता है एसएससी भी और आरआरबी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन एनटीपीसी में। ठीक है, तो मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा सा, और जो पी वाई क्यों आया है उसे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है, सांगपो एंड जमुना आर अदर नेम्स ऑफ विच रिवर। तो सांगपू और जमुना किस रिवर का नेम है, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के नेम्स है भाई, सांगपू और जमुना। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो ब्रह्मपुत्रा जो निकलती है वो चैमयुंगडुंग ग्लेशियर है, ठीक है, कैलाश रेंज में मानसरोवर के पास, और इसे सांगपू बोलते हैं तिब्बत में। फिर ये इंडिया में आती है, तो इंडिया के बाद ये जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे बोलते हैं जमुना। ठीक है, तिब्बत में बोलते हैं सांगपू। और इसके ट्रिब्यूटरी हैं दिबांग, लोहित, धनसरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, रेडॉक, जलढाका, संकोस और तीस्ता, ये इसके ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, और गंगा को बोलते हैं पद्मा, कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है डियर लर्नर्स, इतना आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है, मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात एंड मोहम्मद महमूद लोधी जॉइंट राणा सांगा with their forces to fight against which of the following Mughal ruler।
तो 2024 का ही क्वेश्चन है CGL का। तो चंदेरी के मेदिनी रॉय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्न मुगल शासकों में से किसके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ राणा सांगा में शामिल हो गए थे? राणा सांगा के साथ शामिल हो गए थे भैया। ठीक है, मेदिनी राय चंदेरी और हसन खान मेवाती। तो ये अकबर के जो है, अकबर नहीं, बाबर, बाबर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो बाबर के अगेंस्ट लड़े थे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर मठ वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स इन ब्रिटिश इंडिया? CGL 2024 में पूछा है ये क्वेश्चन, और ये आई थिंक RRB NTPC में भी पूछा गया है। तो बेलूर मठ की स्थापना ब्रिटिश भारत में किस समाज सुधारक ने की थी? तो ये की थी भाई स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो यह स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो देखिए भाई, आपको क्लास कैसी लगी ये आपको ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा? देखिए, इजी भी लिए हैं मैंने, मीडियम भी लिए हैं और आपको हार्ड भी लिए हैं। तो हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं स्टैटिक के प्रीवियस ईयर के SSC में और जो है RRB में या किसी दूसरे एग्ज़ाम में भी आए होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं सारे ले लूँगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो आने वाली क्लासेस के लिए। बाकी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, यहाँ पे मैं क्लासेस की अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, आगे भी आपको और अपडेट मिल जाएंगी, क्लासेस हमारी डेली आएंगी। और देखिए, आप प्रिपरेशन करिए। और देखिए, सब्जेक्ट को ना बहुत ज़्यादा ऐसे डीप में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कहीं आप पढ़ते रह जाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और PYQ तो आपके लिए रामबाण है, किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, PYQ तो आपको करने ही पड़ेंगे, नहीं तो एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारे PYQ ही करा रहा हूँ स्टैटिक के, इसके बाद करंट अफेयर्स के भी मैं ले आऊँगा किस किस एरिया से पूछ रहा है एग्जामिनर। तो ठीक है, आपके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए और क्लास को देखिए, 2-3 बार देख लीजिए 1.5 की स्पीड पे, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।